सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। डे टू का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आई ट्राई कि थोड़ा सा रेगुलर रहूं लेक्चर सीरीज में, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेटिंग। क्लास 12th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बहुत सारे स्कूल्स में भी, इसलिए मैंने लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है। पिछला लेक्चर जो मैंने डाला था वो क्वांटाइजेशन के ऊपर था, चार्ज की प्रॉपर्टीज, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, वो सब हमने वहां पे डिस्कस किया। डिस्कस quantization also. Okay, and then we have done some numericals also. Again, I'll repeat, the best book which I consider from the past 13 years of experience is S.L. Arora. उससे बेटर कोई बुक नहीं है जो हर बच्चे के लेवल तक पहुंच सकती है। मीडियोकर को अच्छा, अच्छे को और अच्छा, जेई भी क्लियर करवा सकती है। वो हर बुक के का जो सबसे परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है एस एल अरोड़ा की फिजिक्स की बुक। अगर आप वो बुक का एक एक पेज ढंग से पढ़ लें, एक एक न्यूमेरिकल ढंग से कर लें, तो आपके सीबीएसई में भी 90 प्लस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आपके बाकी जगह भी मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। सो इसीलिए उसके ऊपर बात करते हैं, और वापस आता हूं मैं अपना प्रैक्टिकल्स के ऊपर, सॉरी, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आई विल शेयर माय स्क्रीन। या, so this is what we have done in the last lecture. क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE, और हमें जो है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है वो निकालने हैं। अगर हम किसी भी तरीके से चार्ज पार्टिकल निकाल लें तो हमारा सारा का सारा जो काम है वो डन हो जाएगा। जी, वो डन हो जाएगा। उसके बाद हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स किए थे, दो तीन न्यूमेरिकल और डिस्कस करूंगा, बिकॉज लास्ट लेक्चर काफी लंबा हो गया था, इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल्स कम किए थे। आज वो करूंगा। फिर हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ के ऊपर, और वो करने के बाद उसकी एक प्रॉपर न्यूमेरिकल्स का लेक्चर जो है मैं डालूंगा, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम वापस आते हैं क्वांटाइजेशन के ऊपर। जी, तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स, दो तीन न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। थर्ड न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। हमें पता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, +2e। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये दिया हुआ है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मेन हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 को। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन आयरन न्यूक्लियस गिवन द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है जी। आयरन न्यूक्लियस, देखो सबसे मेन बात यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं हुआ कि आयरन कितना है, तो हमें सिंपल एक एक न्यूक्लियस की ही बात करनी है। एक न्यूक्लियस के अंदर हम कैसे बात करेंगे, हमें पता है एक आयरन न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है 26 क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। जी, हमारे पास ये दिया हुआ है Fe 56 and 26। हम सब जानते हैं जो ऊपर दिया होता है वो होता है मास नंबर। जिसे नहीं पता हो समझ लेना। ऊपर दिया होता है मास नंबर, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं। ये कहाँ से बनता है, ये बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर की चीजें हैं। और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड से, जिसको हम डिनोट करते हैं। ऊपर वाला कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो हमें इसी को लेके चलना है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, हमें पता चल रहा है। तो Q इज इक्वल टू NE। एन कितना है हमारे पास, 26। और चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इट्स टू इजी। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल से आप जितना डरोगे वो आपको और डराएंगे। इस डर को सामना करो और इसके ऊपर चढ़ाई कर दो भाई, सब बढ़िया हो जाएगा। देखिए, आइए एक और काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, टोटल चार्ज ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा सा अलग है। 75 किलो, 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वो निकालेंगे हम, और फिर उनका चार्ज कितना है वो निकालेंगे हम। तो आइए चलते हैं इसके ऊपर। अब हमें क्या गिवन है, गिवन मास है हमारे पास। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये अनसोल्ड एनसीईआरटी नहीं, एसएल अरोड़ा पे ही रहेगा। और मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि आपको एसएल अरोड़ा का कोई भी क्वेश्चन करते हुए डाउट आता है, तो आप पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है मेरी वीडियो में आप क्लिक कर दीजिए, डाल दीजिए उसके अंदर, मैसेज कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको लगता मुझे जब भी
टाइम मिलेगा मैं उसका एक लेक्चर आपके सामने, या शॉर्ट लेक्चर बना के या कोई भी शॉर्ट्स बना के कुछ भी बना के मैं उसका डाल दूंगा कि उसमें क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है यहाँ पर, किसी को भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत दूर दूर के बच्चों के, केंद्रीय विद्यालय का एक बच्चा था एमपी का, उसका भी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर कैसे करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो बस वही है, कोशिश रहती है कि जिस चीज का हम थोड़ा सा फायदा कर सके वो अच्छा है। बाकी हमारा फायदा करने के लिए हमारे भगवान जी बैठे हैं, वो बाबा श्याम सबका भला करे, बस इसी दुआ से। पैसों वाला कोई मुझे यहाँ पर लालच नहीं है, लेकिन ये है कि रीच बढ़े और बच्चे पढ़ सके बस। क्योंकि बहुत सारे अब गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो सीबीएसई होते जा रहे हैं, और वो बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेरा टारगेट मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के ऊपर है, जो सीबीएसई तो ले रहे हैं बट सीबीएसई के मुकाबले ना फिर उतना पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उतना उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज भी मैं एज एंड व्हेन, जैसे ही मेरे पास कुछ बुक्स अवेलेबल होती हैं पुरानी, मैं वो भी डालता रहता हूँ कि अगर मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, कोई आसपास मेरे रहता है तो आके ले जाए। और देखूंगा मैं इस बार भी अपना, जब एक बार अपना गोदाम खाली करूंगा बुक्स का, तो जैसे ही एज एंड व्हेन मुझे पता लगता है कि कुछ बुक्स खाली हुई हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको डाल दूंगा। लास्ट ईयर जिन बच्चों को मैंने दी थी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा आने वाली जो आपकी जनरेशन है, अगले बच्चे जो है, उनको आप अपने आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। प्लीज डोंट सेल द बुक्स विच आई एम गिविंग यू। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे के लालच में आके प्लीज इन बुक्स को सेल मत करो। आपको 500-700 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आप इस बुक्स को आगे दोगे तो वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो आपको कहाँ तक पहुंचाएंगी आप उस चीज को सोच नहीं सकते हो न। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा था 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल तो होता नहीं, तो हम मोल कॉन्सेप्ट से यहाँ मोल नहीं निकालेंगे, मॉलिक्यूल नहीं निकालेंगे, सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालेंगे। तो वो क्या निकलेगा, गिवन मास, गिवन मास कितना है हमारे पास, 75 kg। तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम यहाँ पे लगाएंगे 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू दी एवोगैड्रोस नंबर 1.6 इंटू 6.02। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया है तो हाँ, 6.023। मैं बुक्स में 22 भी दिया होता है, मैं जान के 23 ले लेता हूँ, बिकॉज पावर ही बच्चे भूलते हैं। तो 2323 याद रहेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप 6 भी ले सकते हैं। देखिए बिकॉज अगर मैं इसको एक रफली, देखो बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेशन बड़ी लंबी है, इतना कैसे करें। तो भाई अगर ये एमसीक्यू नहीं है, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरी बात, अगर एमसीक्यू के अंदर माफ करना, अगर एमसीक्यू के अंदर आपके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज नहीं है, जैसे एमसीक्यू में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 3.1, 3.2, 3.14, 3.15, अगर इतने क्लोज ऑप्शन है फिर तो भाई आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर दूर दूर के ऑप्शंस हैं, फिर आपका जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, चल जाएगा। इसको 3 से कट करो अप्रोक्सीमेटली, ये कट होगा 2.0 और 08 अप्रोक्स, है ना, 3 8 जा 24, और इसको 3 से कट करो, सो 3 3 जा 9, 3.03। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब इसको हम 3 से अगर कट करें तो ये 1 अप्रोक्सीमेटली, और ये आपका हो जाएगा कितना, 25। तो आपके पास हो गया इजी काम। तो इस तरह से आप इसको रफली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऐसे कट करते हुए बड़ा आपको लगता है कि बड़ा शैबी सा वर्क हो जाता है, तो पेंसिल से कट कर लिया करो। नाउ 25 2 जा 150 में थोड़ा सा कर रहा हूँ, और अभी देख लेते हैं आंसर के साथ कि हमारा कितना अप्रॉक्स चेंज भी आता है। 25 2 जा 150, और ये 1000 ऑलरेडी था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻²⁻26, और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻+31। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टोटल चार्ज विच इज एन ई, सो मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, 15 इंटू 10⁻⁻, अगर मैं इसे इकट्ठा कर दूं तो 6 7 और 8, और ये जगह 3 2 5, 58 इंटू नाउ दी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इट कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। 15 इंटू 6 90, 9 15 9 24, तो 24.0 इंटू 10⁻⁻, ये कितना आ जाएगा, 39, 10⁻⁻⁴
39 कूलम, दिस मच वैल्यू। ठीक है, so this is what the answer we got. Now let's move on to the one more question. Let's move on to the one more question. The question is the estimate the total number of electrons present in the 100 gram of water. देखिए अगेन वैसे ही क्वेश्चन है ये, 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हमारा चार्ज आएगा. हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स. Avogadro's number is this and molecular mass of water is this much. ठीक है जी, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं. अगेन अब हमें क्या निकालना है, फिर से भाई मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे पहले हम, कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास 100 डिवाइड बाय दी 100 divided by the molar mass 18 multiplied by the Avogadro's number 6.02 into 10 power 23. मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, एक साथ सॉल्व कर लेंगे. नाउ एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O. वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O. एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक, दूसरा हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन के पास 8, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे अब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल बी 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, 6.02 बाई 18 इंटू 10 पावर 25 और इंटू 10 हो गया. 25 कैसे हुआ, ये जो है ये 100 मैंने इसके अंदर यूज कर लिया. ठीक है, और ये 10 जो है ये यहां से आया इलेक्ट्रॉन के. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. Q इज इक्वल टू एन ई. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/3, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6/18 ले लो रफली, 10 पावर 26 इंटू ये हो जाएगा कितना आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19. 3 से रफली कट कर लेते हैं, 3 6 एंड 0.53, और ये 6 से 6 कैलकुलेट कैंसिल हो गया. सो इट कम्स आउट टू बी 0.53 विच इज 5.35. ठीक है, वो हो जाएगा 0.53 इंटू 10 पावर 7. या सो इट कम्स आउट टू बी आर approximate answer. So this is how you can calculate your values. So now we'll move on to the next part of this video, which is about the next topic, Coulomb's law. हमने अभी तक पढ़ा कि चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, चार्जेस कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. अब वो है कि आपस में वो फोर्स कैसे लगाते हैं. दो चार्जेस हैं, अभी हम कौन से चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज Q1 and the second one is Q2. These two charges are separated by a distance, say R. say R. ठीक है, so these two are separated by R. So Coulomb law says that the force of interaction, तो इसके अंदर रिपल्शन भी आ सकता है अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो, और अट्रैक्शन भी आ सकता है. बोथ द थिंग्स कैन कम, इसलिए हम इसको कंबाइनली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल देते हैं. वी कंबाइनली से दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल देते हैं हम इसको. तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या कहता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये कहता है कि ये फोर्स जो है डिपेंड करती है चार्जेस के ऊपर. अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं, ये चार्जेस पे नहीं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है. तो हमें प्लस माइनस चार्ज इंक्लूड नहीं करना, प्लस माइनस नहीं लेना. कुछ बुक्स में यहाँ मॉड भी लगा रखा है, मुझे लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. आई यूज टू से इसको ऐसे ही लिखो, ज्यादा ना डिफिकल्ट मत बनाओ, इसको इजी रखते हैं हम. सो Q1 Q2. दूसरा, ये डिपेंड करता है 1/r² पे, जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब जितनी भी चीजें इनवर्स प्रोपोर्शनल होती हैं डिस्टेंस के, उन सबको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर आती हैं. वो एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, इनवर्स स्क्वायर लॉ का. जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था एक फॉर्मूला G m1m2/r². याद आया कौन सा फॉर्मूला था ये, ग्रेविटेशन का. ठीक है जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये भी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये भी जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर आता है.
तो यहां से हम इन दोनों फॉर्मूलाज को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा K। अब इस K की एक स्पेशल वैल्यू होती है, वो वैल्यू मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। इसको लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब चलते हैं आगे कि इस K की वैल्यू क्या होती है। तो K की स्मॉल k लिखना है आपको। K की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एक सिंबल आया है, इसको ध्यान से लिखना है आपने। इसी तरह से लिखना है, सी लिख के बीच में हाइफन लगा दिया। इस सिंबल का ग्रीक सिंबल है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी। किसी को नोट्स भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू दी नोट्स ऑल्सो। ठीक है, आप लेक्चर समझिए, लाइक कीजिए, और नोट्स भी चाहिए हो तो आई विल शेयर द नोट्स ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। परमिटिविटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी। देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं इसको प्रॉपरली। अब परमिटिविटी के नाम में अगर आप देखिए तो परमिट आ रहा है। परमिट का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ करना। अब किसको अलाउ कराएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स की लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, वो फोर्स कितना लगा सकते हैं, वो सब चीजें डिपेंड करती है मीडियम पे कि मीडियम अलाउ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। वो मीडियम मेरा लैपटॉप है, ये जूम क्लासेस है या वर्चुअल क्लासेस है, यूट्यूब है। थैंकफुल टू यूट्यूब जो इतना हमें हेल्प करता है आज की डेट में। हम जब जनरेशन में हम पढ़े हैं, हम लोग, हमारे पास ना तो इतना नेट होता था ना इतने रिसोर्सेज होते थे। यू पीपल आर वेरी लकी कि आप लोगों को ऐसे टीचर मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो आप लोगों को इस तरह से पढ़ा देते हैं। हम लोगों को तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, ट्यूशंस लगानी पड़ती थी। ठीक है। तो आप लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को यूज कीजिए। तो अलाउ भी कर रही हैं वो चीजें कि नहीं, तो अलाउ करता है कौन, मीडियम। ठीक है। तो कितना अलाउ करेगा, वो परमिटिविटी है। अब ये नॉट क्यों लगा रखा है, बच्चे पूछते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम होगा तो क्या वैल्यू चेंज होगी। द आंसर इज यस, वैल्यू चेंज होगी। इसलिए हम उसको खाली एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम लिखते हैं। एप्सिलॉन एम स्टैंड फॉर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, कोई और मीडियम है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू याद करना इजी है। यूनिट अभी मैंने नहीं बताया बिकॉज इसका यूनिट भी होता है। यूनिट हम इस फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। और एप्सिलॉन नॉट की भी अपनी एक वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की भी अपनी एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। देखिए ये दो वैल्यूज हैं। अब आप खुद सोच लो भाई कौन सी वैल्यू आसान है याद करना। मुझे तो लगता है भाई ये वाली वैल्यू आसान है याद करना, 9 × 10⁻⁹ तो इसलिए मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। दूसरी वैल्यू अगर अकेली मिल भी जाए तो 4 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो और उससे सॉल्व कर दो। अब इनका रह गया यूनिट और बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायमेंशन फार्मूला। तो आइए निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है हमारा प्रॉपर कूलम्स लॉ। ये है हमारा प्रॉपर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जो आपको बार बार अप्लाई करना है आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ के ऊपर अब समझते हैं कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी। वैल्यू तो हमें मिल गई है, हमें इसका डायमेंशन फार्मूला और यूनिट निकालना है। तो हम इसी फार्मूले से हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ। आई होप दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज हमने एप्सिलॉन नॉट और फोर्स को एक दूसरे की जगह बदल दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो या ऐसे ही समझ लो। इनटू में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पिछले लेक्चर का और
न्यूमेरिकल्स का और भी मेरे पास एक पुराना लेक्चर हमने बना रखा है, लास्ट ईयर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का डाला था। तो उनका जो लिंक है मैं वीडियो में डाल दूंगा, वहां पर आपको आइकन दिख जाएगा, वहां से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, यूनिट निकालते हैं पहले, तो आएगा न्यूटन इनवर्स, और इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और इसका हो जाएगा मीटर -2। तो ये हमारे पास यूनिट आया, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर -2। लेकिन जब मैं बात करूंगा के की, तो के में एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। देखिए, ये यूनिट भी याद करना इजी है के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, अब फटाफट से इसका डायमेंशन फॉर्मूला कर लेते हैं, और फिर चलते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म विच इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म। वो करने के बाद मैं इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर जो है इसके न्यूमेरिकल्स पे डालूंगा, जिसमें हर तरह के टिपिकल न्यूमेरिकल में डिस्कस कराऊंगा, स्पेशली एसएल अरोड़ा वाले, जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स दी हुई है। जी, आइए डायमेंशन फॉर्मूला पे चलते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला जब भी हम निकालते हैं, एप्सिलॉन का भी यही होगा और एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, बट डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट सेम रहेगा। तो क्या होगा, न्यूटन है, न्यूटन किसका था, फोर्स का, MLT-2 होल पावर -1। कूलम, जिनको पिछला लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो, तो कूलम होता है चार्ज का, और चार्ज का फॉर्मूला हम निकालते हैं करंट के फॉर्मूला से, बिकॉज जो करंट है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, Q = I T, तो इसका आ जाएगा 80। तो चार चार्ज है इसलिए कूलम स्क्वायर, यानी कि 80 का होल स्क्वायर, और L-2। आइए इनको सॉल्व करते हैं, और हमारे पास हमारा डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। M-1 ये हो जाएगा L-1, L-2, L-3 ये हो जाएगा T का स्क्वायर, और इंटू टी का स्क्वायर है तो T4 इंटू ए स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखिए, कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिए, मैं इसको और सिंप्लीफाई वे में दोबारा से एक शॉर्ट डाल के या स्मॉल वीडियो डाल के उससे सॉल्व करा के समझा दूंगा। तो ये हमारी बात हुई कूलम्स लॉ की सारी वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। पूरा न्यूमेरिकल्स का एक प्रॉपर लेक्चर रखा है मैंने, कोशिश करेंगे 30-40 मिनट का एक प्रॉपर आपको न्यूमेरिकल्स का ही लेक्चर दूंगा, ताकि हम कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल उसमें कर लें। हाँ जी, अब चलते हैं वेक्टर फॉर्म के ऊपर। ये वेक्टर फॉर्म समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई, वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा वेक्टर फॉर्म कराने से पहले। हमने बात करी कि एप्सिलॉन दो तरह के हैं, एक है फ्री स्पेस का और एक है किसी और मीडियम का। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी निकालते हैं हम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी निकालते हैं, और उसको बोला जाता है relative permittivity। दैट थिंग इज कॉल्ड relative permittivity। ठीक है जी, एंड दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। नॉट जो है वो वैक्यूम के लिए है, वो हमारा जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए हमने उसको डिवीजन में रखा है। तो ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। हमने 11th में पढ़े हैं ये चीजें। ठीक है जी, कि डायमेंशन लेस क्या होता है और डायमेंशनल क्या होता है। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है हमारे पास। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम भी होता है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बच्चे पूछेंगे सर डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, यहाँ पर भी बेटा बेटा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। डाई इलेक्ट्रिक आपकी बुक में एस एल अरोड़ा या जो भी आप बुक पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब बुक ये कहती है कि क्योंकि अभी बच्चे ने केमिस्ट्री में फिजिक्स में कहीं पे भी डाई इलेक्ट्रिक्स यानी सेमीकंडक्टर मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए वो कहते हैं कि इनका मतलब अभी इंसुलेटर ही रहने दो। जब हम क्लास 12 के आखिरी चैप्टर पे पहुंचेंगे जिसका नाम ही सेमीकंडक्टर है, तो तब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या होता है। तो अभी के लिए आप डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर मानो, चाहे आप इसको सेमीकंडक्टर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लिखते हैं कैपिटल के। देखिए वो जो था वो स्मॉल के था, ये कैपिटल के है, और इसका फॉर्मूला भी यही है
एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। एग्जांपल क्या है, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर में के की वैल्यू होती है 80। अब आप बोलोगे सर इससे क्या मतलब है, हमें ना प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। हमने ऊपर एक सिस्टम लिया था, ये सिस्टम, कि ये जो है दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये वैक्यूम में पड़े हैं, है ना, फ्री स्पेस में पड़े हैं। हमने यही माना था, फ्री स्पेस में है, ये वैक्यूम में है। इस पूरे सिस्टम को अगर मैं पानी में डिप कर दूं, इन दो चार्जेस को उठा के अगर मैं पानी में डिप कर दूं, तो बाहर का मीडियम चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से फोर्स कम या फोर्स ज्यादा हो सकती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, फिर हम वेक्टर फॉर्म के ऊपर आएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले जब फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम था, तो जो फोर्स आई थी, एफ नॉट लिख रहा हूं उसको मैं, वो क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जब हमने उसको वाटर में या किसी और मीडियम में डाल दिया, तो अब मैं उसको लिख रहा हूं एफ एम। एम स्टैंड फॉर एनी मीडियम, वाटर भी लिख सकते हो आप, एफ डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब ये हो गया एफ एम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, आप खाली एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम लिख सकते हो आप, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको एम नहीं लिखना तो इट्स योर विश, आप एम मत लिखो। ठीक है, मैं इस एम को हटा देता हूं यहां से। दीजिए, मैंने एम को यहां से रिमूव कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि हम ये किसी और मीडियम की बात करें। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करूं, तो यहां से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। मैं ये वेक्टर फॉर्म को भी अभी थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूँ, वेक्टर फॉर्म थोड़ी देर बात करते हैं। जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी फोर्स, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखूं, और अगर मैं ये के यहां से छोड़ दूं, तो बाकी सारी जो वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, आई होप समझ में आ रहा है आपको, इसलिए मैं बड़ा स्लो चल रहा हूं, एफ नॉट डिवाइड बाय के। तो ये देखिए, जो आपकी न्यू फोर्स आएगी, उसी सिस्टम को जब आपने पानी में डिप कर दिया, तो वो के टाइम्स डिक्रीज हो गई, के टाइम्स डिक्रीज हो गई। बन गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यही होते हैं बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नई चीज नहीं आती, वहीं से उठा के हम नया चीजें बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80, तो ये 80 टाइम्स डिक्रीज हो गई फोर्स। मान लो फोर्स की वैल्यू पहले थी 1000 न्यूटन, तो अब रह गई 1000 डिवाइड बाय 80 न्यूटन। तो कितनी डिक्रीज हो गई वो। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी जरूरी है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर हम देखें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इकट्ठा करके लिखता हूं मैं। ऊपर हमने लिखा था के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला आया है एफ नॉट बाय एफ। तो ये देखो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, एक में वैक्यूम नीचे है और एक में वैक्यूम ऊपर है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ही क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फोर्स परमिटिविटी के रेसिप्रोकल है। इसलिए ये दोनों, जब एप्सिलॉन नॉट की टर्म से हम इसको फोर्स की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो और फॉर्मूलाज भी आएंगे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ सम अदर टर्म्स, वो जैसे जैसे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब लेक्चर जो है ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो चुका है,
फटाफट से मैं वेक्टर फॉर्म कराता हूं और फिर आज का लेक्चर ये ओवर करते हैं, और न्यूमेरिकल्स के साथ अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, जिसमें मैं कूलम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा। जी, वेक्टर फॉर्म। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है वेक्टर क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो सबसे पहले हम इसको बहुत सिंपल भाषा में समझ लें कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। F इज इक्वल टू के लिख दूं बार बार 1/4 लिखने में अगर दिक्कत है तो आप स्मॉल के, लेकिन स्मॉल लिखना, कैपिटल मत लिखना। Q1 Q2 by R²। देखो ये तो वेक्टर लग जाएगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। K कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस हैं वो स्केलर होते हैं। R² क्या था, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, है ना। ये वेक्टर हो सकता है, ये वेक्टर हो सकता है, आर वेक्टर हो सकता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जिन्होंने 11 थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी होगी तो उनको याद होगा, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसकी डायरेक्शन होती है। तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ा लेकिन डायरेक्शन मिल गई, तो इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, आर कैप, आपने आई कैप जे कैप के कैप पढ़े होंगे, वो याद होंगे, ये उन्हीं के भाई हैं। ठीक है जी। आर कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब की मैग्नीट्यूड को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग मैग्नीट्यूड को मॉड फॉर्म में भी लिखते हैं ऐसे, तो आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हो। मुझे यही इजी लगता है, जब आपने ऊपर एरो नहीं लगाया मतलब वो स्केलर है। तो इसको अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R², और ये हो जाएगा R वेक्टर डिवाइड बाय R। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, के Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाय R³। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कहीं पे ये R² पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे ये R³ पे डिपेंड कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल बेटा ऐसा ही है। तो हमें समझना है एक एक चीज को। ठीक है, एक और फॉर्म कराता हूं। अगली फॉर्म क्या है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ये जो हमने ऊपर चार्ज का सिस्टम बनाया, ये अलग अलग पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना दूं तो इसकी एक पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन होगी से R1, इसकी एक पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन होगी से R2। ओरिजिन से हम हमेशा पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ना, XYZ की फॉर्म में, है ना। तो वही चीज है ये। अब ये हम Q1 से Q2 जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इसकी भी पोजीशन में कुछ फर्क आएगा। तो ये हो जाएगा, मान लो R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल, या नॉर्मली वैसे हम फाइनल को R2 लेते हैं, तो हम R2 माइनस R1 ही कर देते हैं। R2 माइनस R1, ये हो गया हमारा, आर की वैल्यू हो गई, है ना। ये जो खाली आर था इसकी वैल्यू हमारी R2 माइनस R1 हो गई। तो हमारा फॉर्मूला देखिए किस तरह से चेंज होगा। आइए इसी फॉर्मूले को चेंज करते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2, और R की जगह हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। लेकिन नीचे तो वेक्टर नहीं है, नीचे तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्यूब है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, R2 माइनस R1, इस वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का वे होता है उसका मॉड लगा दो और इसका कर दो क्यूब। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। तो ये मैंने आपको तीन फॉर्म समझा दी हैं कूलम्स लॉ की। क्यों समझाई है, उसका रीजन ये है क्योंकि आजकल सीबीएसई नॉर्मली क्वेश्चन पूछती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। तो तीनों करेक्ट है, जो रॉन्ग है इसके अलावा वाला होगा। ठीक है जी। अभी एक और चीज आपको समझानी है, आइए वो भी समझते हैं और फिर हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म खत्म होगा। अब क्या है, स्पेशल केसेस के अंदर करते हैं हम। पहला केस, अगर दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव हो। दूसरा केस करेंगे हम, अगर दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव हो। तीसरा केस करेंगे जब तीनों के दोनों जो है ऑपोजिट हो। पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ऑलमोस्ट एक जैसे हैं क्योंकि इनका डायग्राम एक जैसा बनता है। देखिए ये है क्या, +Q1, ये है क्या, +Q2। अब देखना फोर्स, मैं Q1 पे खड़ा हूं तो Q2 क्या करेगा, मुझे रिपेल करेगा। दिस इज द फोर्स ऑन 1/2, फोर्स
on 1/2। अब मैं Q2 पे खड़ा हूं, तो Q1 क्या करेगा, मुझे रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है बाहर धकेलना, पुश करना उसको, ठीक है। सो F21 इज फोर्स ऑन 2/1। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी बिल्कुल ऐसे होता, -Q1 -Q2। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये फोर्स लगी 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 1। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ये हुआ फोर्स ऑन 1/2। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ऊपर वाला वेक्टर का फॉर्मूला उठा के हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आने वाली है, इसलिए मैं दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं कराऊंगा। F12 का वैल्यू निकालते हैं। क्या वैल्यू आएगी, के Q1 Q2/r² इंटू आर कैप लगाना है हमने। लेकिन ये आर कैप कहां से कहां आ रहा है, देखो फोर्स लग रही है 1 के ऊपर, ये वाली फोर्स लग रही है, ये कहां से आ रही है, 2 से लग रही है। तो चार्ज जो है 2 से 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सो इट इज कमिंग फ्रॉम 2 to 1, R to 1। R2 से R1 की तरफ आ रहा है, तो R2 माइनस R1 विच इज R to 1। ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपके पास R to 1। सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हो, फोर्स लग रही है 1 के ऊपर, कहां से आ रहा है वो, 2 से आ रहा है इसके पास, तो R to 1। एम आई क्लियर, गुड। सेकंड पॉइंट, अब फोर्स लग रही है 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ये 1 से 2 पे जा रहा है। तो ये 1 से 2 पे जा रहा है, R to 1, सॉरी R12। सो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2/r² इंटू R12। ये चीज आपको समझनी है। वेक्टर अगर ऑपोजिट है तो ये भी ऑपोजिट होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर का ऑपोजिट, इसलिए माइनस साइन। वेक्टर ऑपोजिट है तो यूनिट वेक्टर भी तो ऑपोजिट होंगे ना, तो माइनस, ये कैप में आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी एक की वैल्यू आप जो है चेंज कर दो। यहाँ पे वैल्यू मैंने मान इसकी चेंज कर दी, तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2/r², और ये हो जाएगा -R to 1, -R to 1। उसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये वैल्यू पुट कर दी, तो अगर आप देखें तो बाकी की सारी वैल्यू तो ये इसके जैसी है, F12 जैसी। तो क्या बन जाएगा, F21 इज इक्वल टू -F12। ऑल दो ये एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से जो निकलेगा वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या समझ में आया, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो वी आर ऑल्सो जस्टिफाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। वी आर ऑल्सो जस्टिफाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। ये हमारा हुआ। लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें। ना समझ में आए कमेंट करना, सर नहीं समझ में आया, ये चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ दोबारा एक्सप्लेन करो, आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। जब तक आप बोलोगे नहीं, मेरे तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं। थर्ड केस क्या है, इफ वी हैव ऑपोजिट चार्जेस। सो एक हमारे पास क्या है, +Q1, दूसरा हमारे पास क्या है, -Q2। सो पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्सेस कैसे लगेंगे, आइए देखते हैं। पॉजिटिव, मैं Q1 पे खड़ा हूं, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, F फोर्स ऑन 1/2, F12। ठीक है। और ये जा भी कहां से कहां रहा है, 1 से 2 की तरफ। देखो ध्यान से समझो, दोबारा बता रहा हूं, 1 पे आप खड़े हो जाओ, Q1 पे, तो Q2 आपको अपनी तरफ खींच रहा है। सो इट इज नॉट पुश, इट इज पुल। ठीक है। इट इज अ पुश नाउ, सॉरी इट इज अ पुल नाउ। तो क्या हो जाएगा ये, अब F12 विल बी इक्वल टू के Q1 Q2/r² इंटू R12। तो यहां 1 to 1 आ जाएगा, पिछले केस में 1 to और 2 1 था। ठीक है। सिमिलरली Q2 पे खड़े हो जाओ, तो Q2 नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, अपनी तरफ खींच रहा है। सो फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, और ये कहां से कहां जा रही है, ये 2 से 1 पे जा रही है, तो R to 1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2/r² इंटू R to 1। और अब ये फिर से इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू -F21। मोरल ऑफ द स्टोरी, अट्रैक्शन में फोर्सेस अंदर की तरफ आएंगी, रिपल्शन में फोर्सेस बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है। अट्रैक्शन में फोर्सेस
अंदर की तरफ आएंगी, रिपल्शन में फोर्सेस बाहर की तरफ आएंगी। यही आज का हमारा मेन मोटिव था। हमने कूलम्स लॉ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सी यू टुमारो विद मोर वीडियोस। बाय एवरीवन।